नमस्कार। आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका शीर्षक है वो आदमी, जिसके लेखक हैं प्रताप सहगल जी। महेश डलहौजी पहली बार आया था अपनी शादी के 30 साल बाद। इससे पहले वो कई हिल स्टेशन घूम चुका था, लेकिन डलहौजी के बारे में उसके मन में एक उजाड़ हिल स्टेशन की छवि बनी हुई थी। इसीलिए डलहौजी आना वो बार बार टालता रहा। डलहौजी में दाखिल होते ही उसकी छवि टूटने लगी। सड़कें किसी भी विकसित हिल स्टेशन सी चिकनी और दोनों ओर हरे भरे चीड़ के पेड़ थे। बीच बीच में कच्चे पहाड़ दिख जाते थे। उन पर बने जल बहाव के निशान ये संकेत दे रहे थे कि बारिशों में इन सड़कों पर भूस्खलन आम बात होती होगी। हालांकि कच्चे पहाड़ों को भी पेड़ लगाकर मजबूती देने की कोशिश की गई थी, लेकिन संभवतः वो कोशिश नाकाम रही। घुमावदार सड़कों पर बलखाती गाड़ी के शीशे उसने खोल दिए और प्रदूषण रहित हवा को अपने फेफड़ों में भरने लगा। साथ ही बैठी नीमा भी वही कर रही थी। किसी भी हिल स्टेशन पर जाने का सबसे पहला एहसास महानगरों की प्रदूषण भरी जिंदगी से मुक्ति का एहसास होता है। पठानकोट से डलहौजी पहुंचने में 4 घंटे लग गए। होटल में सामान लगा और फ्रेश होने के बाद भूख दस्तक देने लगी। ड्राइवर उन्हें गांधी चौक ले गया। यहीं डलहौजी का मुख्य बाजार है। महेश गाड़ी से उतरकर किसी ठीक ठाक जगह की तलाश करने लगा। ड्राइवर ने उसे शेर पंजाब सहित 3-4 रेस्टोरेंट के नाम बताए थे। वो और नीमा चौक के कॉर्नर पर बने क्वालिटी रेस्टोरेंट में घुस गए। एक मेज पर महेश और नीमा आमने सामने बैठ गए। रेस्टोरेंट की सजावट आकर्षक थी। हर कोने में अमूर्त पेंटिंग टंगी हुई थी, जो कि अति यथार्थवाद की दुनिया की ओर ले जा रही थी। ठीक सामने वाली मेज पर महेश की नजरें ठिठक गईं। उस मेज पर एक अनजान व्यक्ति बैठा था। उसे महेश ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो बरबस महेश को उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। महेश ने अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा कि कोई और भी देख परख रहा है या केवल वही उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। रेस्टोरेंट में अभी कुल 4-5 मेज़ों पर ही लोग जमा हुए थे और सभी अपने अपने में व्यस्त थे। सामने कोने वाली मेज़ पर एक नवविवाहित जोड़ा रोमांस में मशगूल था। दाईं ओर 3 विदेशी लड़कियां अपने आसपास से बेखबर नेटिव भाषा में बतिया रही थीं। पीछे की मेज़ पर एक अधेड़ पति पत्नी और उनके 2 बच्चे खाने के ऑर्डर पर एक दूसरे से झगड़ रहे थे। किसी भी मेज़ पर महेश की नज़रें 1-2 क्षण से ज़्यादा नहीं टिक रही थीं। महेश की नज़रें घूम फिरकर उसी व्यक्ति पर केंद्रित हो गईं। महेश ने अनुमान लगाया कि उसकी उम्र 60 के आसपास होगी। सिर पर बाल कम और पूरी तरह पके हुए थे। गंदमी रंग और शरीर गठा हुआ लग रहा था। उसका चेहरा मोहरा, बैठने का अंदाज एक आकर्षक व्यक्ति का एहसास देता था। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो भी ये जानता था। अपने व्यक्तित्व को लेकर शायद वो इतना आश्वस्त था कि वो अपने आसपास किसी को भी नहीं देख रहा था। कहीं उसके मन में ये भाव भी तैर रहा था कि दूसरों का ध्यान ही उस पर केंद्रित होना चाहिए। नीमा ने कॉम्बो खाने का ऑर्डर दे दिया था। काफी देर से फैली खामोशी को नीमा ने ही तोड़ते हुए पूछा, उधर क्या देख रहे हो?
दरअसल उस व्यक्ति की ओर नीमा की पीठ थी और वो उस व्यक्ति को देख नहीं पा रही थी। ऐसे ही सोच रहा था रेस्तरां में सिर्फ यही व्यक्ति अकेला क्यों है। कहते हुए महेश ने अपनी आंखों से उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया। नीमा ने गर्दन घुमाकर उस व्यक्ति को देखा तो कहा, होगा कोई लोकल? नहीं, सैलानी है। उसके कपड़े, उसके जूते और उसके चेहरे के भाव। तभी बैरे ने उस व्यक्ति की मेज पर चिकन टिक्कों से भरी प्लेट और उसके साथ एक नान लाकर रख दी। वो अपने आसपास से उसी तरह से बेखबर उन्हें खाने लगा। महेश अभी भी उसे देख रहा था। उसे इस तरह किसी को देखना बेअदबी लग रही थी, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। महेश कहीं अंदर ही अंदर उस व्यक्ति के एकांत से रश्क कर रहा था। उन दिनों उसके और नीमा के रिश्ते में एक तनाव आ गया था और वो उस तनाव को तोड़ने से, उससे मुक्त होने के लिए ही कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर निकल आते थे। महेश को कहीं ऐसा भी लगा कि ज़रूर उस व्यक्ति के जीवन में भी कोई तनाव होगा और वो उस तनाव से मुक्त होने के लिए ही अपनी तरह से एकांत जीना चाहता है। महेश नहीं जानता था कि एकांत जीना क्या होता है। वो तो जहाँ भी जाता है, नीमा हमेशा उसके साथ होती है। वो कई बार साथ साथ होते हुए भी एकांत जीने की कोशिश करता है, लेकिन साथ साथ रहते हुए, एक दूसरे को टोकते हुए, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए क्या एकांत जिया जा सकता है? इसी प्रश्न को लेकर महेश के मन में कुछ केंचुए रेंगने लगे थे, एक दूसरे से लिपटे हुए केंचुए। महेश उन केंचुओं की पकड़ में ही था कि वेटर ने मेज पर प्लेटें सजा दी। महेश का मन उन केंचुओं की पकड़ से छूट झकाझक सफ़ेद प्लेटों पे अटक गया। शायद उसे भूख सताने लगी थी। वो व्यक्ति चिकन टिक्कों की प्लेट खाकर नैपकिन से अपने होंठ साफ कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो अपना बिल चुकाकर रेस्टोरेंट से बाहर चला गया, लेकिन महेश अभी भी उसके व्यक्तित्व में उलझा हुआ था, उसके एकांत से ईर्ष्या कर रहा था। कुछ देर बाद महेश के सामने खाना आ गया। उसका मन अभी भी चिकन टिक्कों की प्लेट में उलझा हुआ था। उसने नीमा से ये बात कही। नीमा ने कहा, अब वो मंगवाओगे तो ये कौन खाएगा? महेश चुपचाप परोसा हुआ खाना खाने लगा और थोड़े ही देर बाद वो सुगंधित सौंफ चबाता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। खाना अच्छा था ना? नीमा ने ऐसे पूछा जैसे खाना उसी ने बनाया हो। हाँ, संक्षिप्त सा जवाब देते हुए उसने ड्राइवर को गाड़ी लाने के लिए कहा। वहाँ से वो सुभाष बाउली और सतधारा देखने गए। दोनों ही जगहों पर कुदरत अपने हसीन यौवन का रंग बिखेर रही थी, लेकिन महेश का मन कुदरत के यौवन में अटकने के बजाय उस व्यक्ति में अटका हुआ था। उसने अपने मन को बार बार समझाया कि वो उस अनजान व्यक्ति के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। उसका मन था कि दिमाग के आदेश को नहीं मान रहा था। महेश जहाँ भी जाता, उसकी नज़रें उस व्यक्ति को खोजतीं। उसने सोच लिया था कि वो उसे जहाँ भी दिखा तो वो उससे उसके बारे में पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर लेगा। अपनी इसी खोज में ही वो 2 दिन लगातार उसी रेस्टोरेंट में खाना खाता रहा। उसे विश्वास था कि वो व्यक्ति भी फिर वहीं खाना खाने आएगा, लेकिन उसका विश्वास रेत की दीवार साबित हुआ। 2 दिन बाद महेश और नीमा डलहौजी से खजियार की ओर रवाना हो गए।
खजियार की खूबसूरती के चर्चे भी उन्होंने बहुत सुने थे। लगभग 1 घंटे बाद वो खजियार की वादी में थे। उनके सामने हरा भरा खुला मैदान खुलेपन की परिभाषा दे रहा था। मैदान के चारों ओर 3 स्तरों पर खड़े देवदार के ऊंचे पेड़ मैदान के व्यक्तित्व के 3 स्तरों का संकेत दे रहे थे। महेश अपने मन को उस मैदान से जोड़कर समझने की कोशिश कर रहा था। हवा में तैरती हल्की गुलाबी ठंड और चटक धूप सुहावने मौसम का पर्याय बन गई थी। वो दोनों खज्जी नाग का मंदिर देखने के बाद खुले मैदान में ही बैठकर मौसम जी रहे थे कि महेश की नज़र फिर ठिठक गई। उसने देखा कि उस मैदान के दूसरे छोर पर वही व्यक्ति अकेला उस कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने नीमा से कहा, वही आदमी। तुम यहीं बैठो नीमा, मौसम का मज़ा लो, मैं उससे मिलकर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ ना। नहीं, तुम बैठो प्लीज़, थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर वो अपना कैमरा संभालते हुए उस व्यक्ति के पास पहुँच गया। वो व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा किसी लोक गायक से चंबा का लोकगीत सुन रहा था। वो लोक गायक दाएं हाथ में रबाब और बाएं हाथ में खंजड़ी पकड़कर बजाता हुआ गा रहा था। महेश अपने कैमरे से उसे शूट करने लगा। उस व्यक्ति ने अभी तक महेश को देखा नहीं था। 2 गीत सुनाने के बाद लोक गायक चला गया तो महेश उस व्यक्ति की ओर मुखातिब होते हुए बोला, हेलो। हेलो, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आई एम महेश दत्त, कहते हुए उसने अपना हाथ उस व्यक्ति की ओर बढ़ा दिया। उस व्यक्ति ने क्षण भर महेश को देखा और फिर उसका हाथ थामते हुए बोला, आई एम कैलाश खोसला। आप डलहौजी में भी थे ना? महेश ने अपने स्वर में आत्मीयता घोलते हुए पूछा। हाँ। अकेले हैं? हाँ। मैं आपके पास थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? कोई ख़ास बात? कैलाश के सवाल का जवाब सवाल से ही मिला। महेश थोड़ा अचकचा गया। फिर भी उसने हिम्मत बटोरते हुए कहा, नहीं, बस 2 दिन पहले आपको डलहौजी में देखा था, क्वालिटी में, तभी से आपसे बात करने का मन कर रहा था। बैठिए। महेश के पास ही एक और कुर्सी पड़ी हुई थी जिसे खिसकाकर वो बैठ गया। दोनों के बीच अपरिचित खामोशी थी। लोक गायक के सुनाए गीतों की धुनें उस अपरिचित खामोशी में भी सुनाई दे रही थीं। खामोशी में महेश ने ही सेंध लगाई। सोच रहा था कि आप इतने खूबसूरत इलाके में अकेले। कैलाश की बड़ी बड़ी आंखें महेश की ओर उठीं। महेश ने उन आंखों में समाई गहरी उदासी को पढ़ लिया, लेकिन किसी अयाचित टिप्पणी के डर से खामोश रहा। आप, उस व्यक्ति की जिज्ञासा थी। नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरी पत्नी है मेरे साथ, वो देखिए मैदान के उस ओर। उन्हें भी साथ रखना चाहिए था ना, उन्हें वहाँ क्यों छोड़ दिया? दरअसल बात यह है मिस्टर कैलाश कि मैं 2 दिन से यही सोच रहा था कि आप किसी तरह से अपना एकांत जीते हुए यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। ऐसा होता है ना कि हर आदमी कभी पूरी तरीके से मुक्त होकर जीना चाहता है, मतलब अपने में, अपने साथ, अपने एकांत के साथ। कैलाश की आंखों में समाई उदासी और भी गहरी हो गई।
अब उसकी आवाज़ में भी केवल उदासी झलकने लगी थी। आप बहुत लकी हैं मिस्टर महेश कि आप अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हैं। तो क्या आपका पार्टनर था? हम दोनों भी जहाँ जाते हमेशा साथ साथ ही जाते थे, शहर में या शहर के बाहर, एक दूसरे से प्यार करते हुए, लड़ते हुए, मनाते हुए। तो 4 बरस पहले मेरी पत्नी गीता डेंगू की गिरफ्त में ऐसी फंसी कि लाख कोशिश करने पर भी बची नहीं। बहुत प्यार करती थी मुझसे। तब से अकेला हूँ, इधर उधर भटकता हूँ। जिसे आप एकांत कह रहे हैं ना, वो मेरा एकांत नहीं, अकेलापन है। मैं अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए, उसे तोड़ने के लिए ही नई नई जगहों पर जाता हूँ। नए नए पहाड़, नए नए मौसमों से मिलता हूँ। अपना एकांत तो आप कहीं भी किसी के साथ रहते हुए भी जी सकते हैं, लेकिन अकेलापन बहुत मारक होता है मिस्टर महेश। अकेलापन जब आदमी में उतरता है तो उसे अंदर से तोड़ देता है, और मैं टूटना नहीं चाहता। अपने आप को बचा कर रख सकूं, इसीलिए यहाँ वहाँ, कभी इस शहर कभी उस शहर, और फिर मुझ में जीने की एक नई ऊर्जा आ जाती है। उसी ऊर्जा के सहारे अपने काम पर लौटता हूँ। उसकी आंखें पनीली हो गई थीं। उसने जेब से अपना रुमाल निकाला और अपने पनीली आंखों को ढक लिया। महेश को अपने पूरे परिवेश में स्तब्धता का एहसास हो रहा था। उसे कैलाश ने एकांत और अकेलेपन की समझ दे दी थी। महेश बिना कुछ कहे उठा और हल्के हल्के कदमों से नीमा के पास लौट आया। उसने देखा कि नीमा की आंखों से इंतज़ार झलक रहा था। वो उसी को खोज रही थी। महेश ने पलट कर देखा, कैलाश वहां से जा चुका था। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी नई कहानी के साथ। अलविदा।